आपका फिर से खैर मकदम है हमारे चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो है गज़ल और नज़म के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको मैं आज एक्सप्लेन करूँगी, यानी कि तशरीह करूँगी। और ये अमूमन चाहे ग्रेजुएशन के क्वेश्चन हो, ग्रेजुएशन लेवल के हो या कंपटीशन लेवल में हो, तो इसको समझ लेने से यहाँ से बहुत सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। और इसको आप एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं और इसको शॉर्ट करके भी। तो आइए शुरू करते हैं पहले लाइन से कि समझ लेते हैं कि नज़म क्या है। देखिए, नज़म जो है वो शायरी की एक शक्ल है। नज़म क्या है? शायरी की एक शक्ल है जिसमें क्या है, किस्सा है और कोई कहानी है, या फिर आप के साथ आपकी ज़िंदगी में जो भी है एक्सपीरियंस आपके साथ जो हुए हैं उसका जो ख्याल जो आप जाहिर करते हैं उसको तसलसल के साथ आप उसमें पेश करते हैं, उसमें पेश करते हैं। तो वही क्या है आपका, वही आपका हो गया नज़म। तो जबकि गज़ल में ये बात नहीं होती है। गज़ल में क्या है? गज़ल में होता है वाक़या, गज़ल में भी होता है तजुर्बा, लेकिन ख्याल तसलसल के साथ बयान नहीं किया जाता है। नज़म में तसलसल के साथ वही चीज़ों को, चाहे वो किस्से हो, चाहे वाक़या हो या तजुर्बा हो, वो तसलसल के साथ पेश किया जाता है नज़म में, तसलसल के साथ। लेकिन गज़ल में वही चीज़ रहती है, वही वाक़या, वही तजुर्बा, वही ख्याल, लेकिन उसका बयान करने का अंदाज जो होता है वो बिल्कुल नज़्म से अलग होता है, वो तसलसल उसमें नहीं होती है। तो गज़ल का जो क्या होता है, गज़ल में आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि गज़ल में शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, यानी कि आप जो उसका जो औजान जो होते हैं, गज़ल में जो शेर के जो औजान होते हैं वो बराबर होते हैं और उसको बोलते हैं कि वो मुकम्मल होते हैं। ठीक है? तो और उसके अलग अलग मानी गज़ल देता है। और नज़म में क्या होता है? नज़म में जो होता है उसमें पाबंद नज़म जो होता है, जो भी आपकी कहानी जो है वो पाबंद होती है। पाबंद मतलब कि उसका एक लिमिट होता है। ठीक है? और गज़ल से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं पहले थी वो गज़ल से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी नज़म, लेकिन इसमें जो क्या है, बहर और काफिया की पाबंदी लाजिम थी। कसीदा, मरसिया, आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं कि उसको क्या समझे हम। कि कसीदा है, मरसिया है और मशनवी नज़म ही की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कौन है उसकी शक्लें मुख्तलिफ? देखिए, ये जो नज़म गज़ल से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, क्योंकि उसमें बहर और काफिया की पाबंदी लाजिम थी। ये आपके कदीम ज़माने की बात कर सकते हैं या आज से पहले की बात कर सकते हैं। और कसीदा, मरशिया और मशनवी नज़म ही की मुख्तलिफ शक्लें थी। सभी चीज़ें क्या थी? अभी जिसको हम अलग अलग तरह से लेते हैं, कसीदा है, मरशिया है, मशनवी है, नज़्म है, उसको हम अलग अलग तरह से लेते हैं। ठीक है? लेकिन पहले क्या थी? सब एक ही शक्ल थी नज़्म की, और उनमें काफिया और बहर, काफिया और बहर दोनों होते हैं, लेकिन तसलसल बयान की शर्त लाजमी है। काफिया और बहर दोनों होते हैं, लेकिन तसलसल बयान की शर्त लाजमी है। धीरे धीरे हम ये भी समझेंगे कि काफिया क्या है और रदीफ क्या है। पहले नज़्म और गज़ल में डिफरेंस देख लेते हैं। इसके बरखिलाफ नज़म के बरखिलाफ गज़ल की एक शक्ल मुकर्रर है, उसी शक्ल को हैयत कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़ल की जो एक शक्ल मुकर्रर है उसको हैयत कहते हैं। गज़ल की हैयत ये है कि तमाम मिसरों का वज़न यकसा हो। ये मैं पहले बताई हूँ कि उसके वज़न जो होते हैं शेर के, वो एक जैसे होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। पहला शेर जो होता है उसका
मुताल्ला कहलाता है और उसके दोनों मिसरों में काफिया होता है। पहला शेर मुताल्ला कहलाता है, उसके दोनों मिसरों में काफिया होता है। अगर रदीफ उसमें होता है तो वो क्या हो जाता है, एहतमाम अगर किया गया है तो वो रदीफ भी होती है, लेकिन अमूमन उसमें काफिया होता है पहले शेर में। अच्छा, आखिरी शेर में शायर का तखल्लुस होता है। तखल्लुस, शायर अपना जो नाम एक रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको मुक्ता कहते हैं, उसको मुक्ता कहते हैं। ठीक है। इसके बरखिलाफ नज़म की कोई मुकर्रर शक्ल या मुकर्रर हैयत नहीं होती है। नज़म की क्या होती है, नज़म की कोई शक्ल मुकर्रर या हैयत नहीं होती है। उर्दू के तकरीबन सभी शायरों ने नज़में लिखी हैं। ठीक है, शायरों ने नज़म गोई को बतौर ख़ास अपनाया। ठीक है, शायरों ने उसे क्या किया, अपनाया, उसे फ़रोग़ दिया। उसमें नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये देखिए, ये जैसे कि इसका जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आज़ाद, ये किसका, मोहम्मद हुसैन का तखल्लुस है। ठीक है, नज़ीर अकबर आबादी, अकबर आबादी, तो ये भी उनका तखल्लुस है। अच्छा, यहाँ पर इलाहा आबादी, इलाहा आबादी भी क्या है, शायर का तखल्लुस है। इस तरह के जब तखल्लुस रहते हैं तो उसको आखिरी शेर को मुक्ता कहते हैं। ठीक है, आखिरी शेर को मुक्ता कहते हैं। और जोश हो गया, फैज़ हो गया, और मीम राशिद, मिराजी, अख्तरुल ईमान, सरदार जाफरी, मखदूम मिजाज, ये सब क्या है, नज़म के काबिल ज़िक्र थे। मतलब ये नज़म में इनको बहुत ही कमांड था। अच्छा, उर्दू में जब तनकीद का जब से बाकायदा आगाज हुआ, तनकीद क्या हुआ, तनकीद हो गया, जिसको आप बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना, तो वो हो गया तनकीद उर्दू में। तो गज़ल की मुख्तलिफ, यहाँ उर्दू गलत प्रिंट है, मुख्तलिफ नहीं, मुख्तलिफ में रोज़ बरोज़ इजाफा होता गया। उर्दू के बड़े बड़े अदीबों ने क्या किए, गज़ल की मुखालफत, अच्छा यहाँ मुखालफत है, मुख्तलिफ नहीं है, मुखालफत है, तो गज़ल की मुखालफत शुरू हो गई। ठीक है, उसके मुखालफत की कुछ वजह रही है कि अदीबों ने गज़ल की मुखालफत की है। कुछ तो यूं तंज करते हैं कि हाली ने कहा कि गज़ल में क्या होता है, हाली ने क्या कहा है, इस तरह से सवाल आपके आ सकते हैं जेएसएससी वगैरह में भी, कि गज़ल में संडास की बू आती है, संडास की बू या बदबू महसूस होती है। गज़ल से उनको इतना एतराज़ था। कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि जो उर्दू के नामूर नकाद हैं, गज़ल को नीम वहशी सिन्फ सखन कहा। क्या कहा उन्होंने, कलीमुद्दीन ने गज़ल को नीम वहशी सिन्फ सखन कहा। ये यहाँ वाजे हो गया है। अजमतुल्लाह खान ने कहा है कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ उड़ा देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, उड़ा देनी चाहिए। लेकिन इन मुखालफतों के बावजूद गज़ल अपने किस पर रही, अपने इस पर रास्ते पर चलती रही, आगे बढ़ती रही, और इसकी कबूलियत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। गज़ल अपना अलग जगह बना ली, नज़म से हट करके, बल्कि उसका क्या हुआ, दिन ब दिन इजाफा ही होता गया। गज़ल का क्या हुआ, इजाफा ही होता गया। अच्छा, ये हद हो गई तब जब वो हिंदी वालों ने गज़ल को वैसे ही अपना लिया, कोई उसमें बदलाव नहीं किया और उसमें कुछ भी चेंजिंग ना करके उसको वैसे ही अपना लिया। इससे क्या हो गया कि गज़ल की मांग बढ़ गई, गज़ल की मांग बढ़ गई। अब देख लेते हैं कि गज़ल की मकबूलियत के असबाब क्या थे। गज़ल की मकबूलियत यानी फेमस होने के क्या वजह थे। तो
जैसे नज़र आप दीजिएगा तो देखिए कि गज़ल का दाखिली होना, शायर के दिल पर जो कुछ गुजरती है, जो एहसासात, जज्बात, वारदात और जिनकी कैफियत से शायर शायर गुजरता है, जो भी उसके अंदर महसूस होती है, वही शायरी तजुर्बा में ढल जाता है। और गोया वो एहसासात क्या होते हैं, लोगों के एहसासात तो हो जाते हैं, क्योंकि शायर इस तरह से अपने कलम को बंद करता है कि उसके एहसास लोगों के एहसास यकसा लगने लगते हैं। जैसे एक शेर है कि कहानी मेरी रवा दादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। गजल में ये बात है। और दूसरी अहम बात उसकी मकबूलियत की है कि उसकी मुताल्ला से जब हम देखेंगे तो गजल का मौजू खास इश्क रहा है। गजल का मौजू क्या रहा है, शुरू से ही इश्क रहा है। अभी भी लोग ज़्यादातर गज़ल को जब लिखते हैं तो ये आप देखेंगे कि उसमें इश्क और रोमानियत ज़्यादा रहती है। और इश्क वो जज्बा है, ये इश्क क्या है, ये इश्क वो जज्बा है जिससे कोई दिल खाली नहीं है। ठीक है, कोई दिल भी खाली नहीं है। ये अलग बात है कि ये इश्क अलग अलग रूपों में है। आप देखेंगे एक बच्चे का माँ से इश्क हो जाता है, औरत का मर्द से इश्क हो जाता है, माँ बाप का औलाद से इश्क हो जाता है, और बंदों का खुदा से इश्क हो जाता है। तो इश्क के कई रूप हैं, इश्क के कई रूप हैं। और ये इश्क व मोहब्बत दास्तान में अल्फाज तो खालिस आशिकिया ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे आशिक, माशूक, उसके जो अल्फाज होते हैं गज़ल में, चाहे वो किसी भी तरह का इश्क हो, उसमें जो अल्फाज होते हैं वो आशिक होते हैं, माशूक होते हैं, रकीब होते हैं, हिज्र वसाल होते हैं। और ये अपने असली मानी में मुस्तमल नहीं होते, बल्कि इनके मुख्तलिफ मानी लिए जाते हैं। मसलन माशूक से मुराद मुल्क व कौम, आशिक से मुराद क्या है, मोहब्बत वतन। ठीक है, एक आशिक जो है सिर्फ किसी के इश्क, किसी लड़की, किसी औरत के इश्क में नहीं होता, बल्कि वो उसका मोहब्बत जो होता है वतन से होता है। अच्छा, रकीब से मुराद क्या है, रकीब से मुराद मुल्क व कौम का दुश्मन। ये गज़ल के मकबूलियत की वजह रही है कि इसमें अल्फाज भी बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने माने बदल लेते हैं। चलिए, तीसरी जो उसकी मकबूलियत की वजह है, मैं अगले वीडियो में आपको तशरीह करूँगी। इंशाअल्लाह आमीन, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपके ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव सवालात हो, उसमें आपको अहम फ़ायदा पहुँचाएगा।